हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस और माई सेल्फ सूर्यकांत त्रिपाठी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम बायोलॉजी की 12th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं मैराथन क्लास, जो 2 क्लास में पूरी बायोलॉजी कवर करेगा 12th क्लास की। तो एक हमारा आज का वीडियो रहेगा, एक वीडियो नेक्स्ट कल या परसों में हम अपलोड करेंगे, जिसमें कि टोटल बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, आप स्लाइड पे देख ही पा रहे हैं, हम बिना कुछ बात ज़्यादा किए हुए शुरुआत करते हैं। पुष्प की संरचना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आवृतबीजी पौधे की स्टार्टिंग पुष्प से ही होती है। तो पुष्प की संरचना क्या है ये देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। कोई भी पुष्प होता है तो उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 भाग? तो पहला होता है कैलेक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोसियम, चौथा होता है गाइनोसियम। 4 भाग होते हैं किसी पुष्प के, यानी एक बार पहचान बता देते हैं। कैलेक्स जो होता है किसी भी फूल का हरा भाग, हरी वाली पत्तियां जो नीचे लगी होती हैं, उनको कैलेक्स कहते हैं। एक और बात समझ लीजिए, कैलेक्स पूरे गुच्छे को कहते हैं। कैलेक्स जो है पूरी पत्तियों के गुच्छे को कैलेक्स कहते हैं। अगर एक सिंगल पत्ती की बात करेंगे तो एक सिंगल पत्ती को, जैसे एक सिंगल पत्ती है तो इसको नाम दिया गया सेपल, यानी कैलेक्स के सिंगल इकाई को हम क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। याद रखना, कैलेक्स के सिंगल इकाई को सेपल कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा कोरोला। कोरोला क्या होता है? ग्रीन पत्तियों के ऊपर जो रंगीन वाली पत्तियां होती हैं, ये जो रंगीन पत्तियां किसी भी फ्लावर की होती हैं, उनको हम कहते हैं कोरोला। हिंदी बोलें तो दलपुंज। इसकी एक सिंगल इकाई को, इसके एक सिंगल यूनिट को कहते हैं पीटल। इसके सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? पीटल कहते हैं। याद रखना, ठीक है। यानी एक पत्ती को पीटल कहेंगे, रंगीन वाली को। उसके बाद आ जाता है एंड्रोसियम, यानी मेल पार्ट। किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं, तो ये मेल पार्ट के हैं, जिनका सिंगल यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन कहते हैं। सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमन। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये स्टेमन लिखा है सिंगल यूनिट को। ठीक है। तो सिंगल यूनिट यानी ये जितने भी आपको नज़र आ रहा है, ये तो इनको कहते हैं स्टेमन। ये मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। ठीक है। जब हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम पूरे इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले की। ठीक है। तो इसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, इसको गाइनोसियम कहते हैं। और गाइनोसियम के सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं? क्या कार्पेल कहते हैं? कार्पेल, या इसी का दूसरा नाम है पिस्टिल, PISTL। ठीक, पिस्टिल कहते हैं। याद रखना, ठीक है। कार्पेल या पिस्टिल याद रखना। जो गाइनोसियम पार्ट होता है, कार्पेल या पिस्टिल, इसके भी कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये पूरा गाइनोसियम है, ये पूरा गाइनोसियम है। इसके अगर भाग की बात करें तो इसका ऊपर वाला भाग आप देख पा रहे हैं, स्टिग्मा लिखा है ऊपर वाला, बिल्कुल। ये बीच वाला जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन आई हुई है, स्टाइल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे ये जो पूरा भाग है इतना, ये ओवरी होता है, अंडाशय होता है। और इस संपूर्ण इस पूरे रचना को हम क्या कहते हैं? इसको कार्पेल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप पे समझ पाए होंगे। किसी फ्लावर के 4 भाग होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टेमन की। जब आप किसी भी फ्लावर के मेल पार्ट को लेंगे, यानी एक सिंगल स्टेमन को लेंगे, तो वो उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा जब आप स्टेमन की बात करेंगे या स्टेमन लेंगे। मेल पार्ट होता है जो किसी फ्लावर का। तो जब हम इसी स्टेमन को यहाँ से इसको हम कट करते हैं, जब तो कट करने पर आपको इसके अंदर पॉलन ग्रेन नज़र आएंगे। ये देखो आगे डायग्राम में हमने इसको हॉरिजॉन्टली कट करके दिखाया है, तो इसको देख सकते हैं आप। इसमें अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है छोटे छोटे, ये क्या है? इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं, पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं, जिनसे आगे क्या होता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये आप डायग्राम देखते रहिएगा, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही आगे चलकर एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद क्या करेगा? पॉलन ग्रेन बनाएगा। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है पॉलन ग्रेन का सक्रिय होना। पॉलन ग्रेन कैसे सक्रिय हो रहे हैं ये देखिए आप। तो ये उसी पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं जो पॉलन ग्रेन अभी हमने आपको स्टेमन के अंदर दिखाए थे, जो माइक्रोस्कोप में आगे बदल गया है। माइक्रोस्कोप जो होता है उसके बाहर की लेयर जो होती है, यानी बाहर की जो परत होती है उसे एक्साइन कहते हैं, उसके अंदर की जो परत होती है उसे इंटाइन कहते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोर जो होता है आगे चल करके डेवलप होता है, जिसमें कि एक न्यूक्लियस अच्छा सा डेवलप हो जाता है। न्यूक्लियस डेवलप होने के बाद की स्टेज जो होती है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे अर्ली बायोसेलुलर, यानी फिर ये डिवाइड हो जाता है। इसका अंदर का न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, 2 कोशिकाएं बनाता है। एक कोशिका होती है जनरेटिव सेल और एक होती है वेजिटेटिव सेल। ठीक है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर दोबारा से एक बार डिवाइड होता है, जिससे जनरेटिव सेल बनती हैं। ठीक है। जनरेटिव सेल बनने के बाद क्या होता है? ये फाइनली मेच्योर पॉलन ग्रेन में बदल जाता है,
जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस और मेल गैमेट दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो पॉलन ग्रेन होता है वो 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन की स्टेज होती है, यानी 3 कोशिकाओं की स्टेज होती है पॉलन ग्रेन की। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर कभी भी आता है तो आप एग्जाम में ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, हम बहुत शॉर्टकट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ही बताते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद में आप एक फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर लेते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है कि जब आप वहाँ से ओव्यूल एक निकालेंगे, बेसिकली कोई भी एक ओव्यूल, तो उसके ऊपर जो होता है बहुत सारी सेल लगी रहती हैं। ठीक है, ये अंदर का सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, जो ये ओव्यूल है और इसके चारों तरफ ये जो लगी हुई हैं ये कोशिकाएं लगी हुई हैं, जिनको प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल हैं ये दोनों तरफ इनको क्या करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं। इसके अंदर जो सेल होती है, यानी जो ओव्यूल था वो आगे फाइनली डिवाइड होना शुरू हो जाता है और स्पोरोजिनस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके तरफ दोनों जो सेल लगी हुई हैं आर्की स्पोरियल सेल, ये कुल मिलाकर के पोषण ही देती हैं और कोई इनका काम नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, एग अपरेटस आगे चल करके बनता है। एग अपरेटस बनने के बाद में फिर क्या होता है, फंक्शनल मादा जो 3 उसके मेगा स्पोर्स होते हैं डिजनरेट हो जाते हैं, यानी डिवाइड होते हैं जब, तो 3 जनरेट, एक बचता है उसका जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, यानी एक सेल ही एक केंद्रक ही बचता है। 3 केंद्रक इसके नष्ट हो जाते हैं और फाइनली जो नष्ट हुए केंद्रक होते हैं उनसे तो कोई मतलब रहता नहीं है। जो एक फंक्शनल केंद्रक होता है ये वाला, वो डिवाइड हो जाता है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा और 2 केंद्रक बनाता है। ये आपको 2 केंद्रक बने दिख रहे हैं। फिर एक बार पुनः डिवाइड हो जाते हैं माइटोसिस के द्वारा, 4 केंद्रक बनाते हैं। एक बार पुनः फिर डिवाइड हो जाते हैं और 4 ऊपर 4 नीचे बन जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, एक ऊपर का केंद्रक एक नीचे का केंद्रक, ये दोनों सेंटर की तरफ आ जाते हैं, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ से, ये पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। और ऊपर के 3 न्यूक्लियस बचे हैं वो एग अपरेटस के रूप में बन जाते हैं और जो नीचे के 3 बचे हुए हैं वो एंटीपोडल सेल के रूप में काम करते हैं। कुल मिलाकर के ये जो स्टेज होती है ये 7 सेल एम्ब्रियोनल स्टेज होती है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप पॉज करके इसको कायदे से डायग्राम को देख सकते हैं, और ये डायग्राम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूर बनाइएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 सेल स्टेज यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। और ये पीछे हमने क्या देखा था, अभी पॉलन ग्रेन का निर्माण वहाँ से हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर देख सकते हैं यहाँ से क्या था, वो एक फीमेल का एक एक्टिव अंडाणु था ओवम, जिससे कि डिवाइड होकर के 2 बने, तो उससे 4 बने और 4 से फिर यहाँ पे आपको डिवाइडेशन दिखाया गया कि एक ऊपर से नीचे आ गया था, एक नीचे से इधर चला गया था ऊपर, यानी सेंट्रल सेल थे 2 केंद्रक बन गए, ऊपर वाला सिनर्जिड और एक एग सेल बन गया, नीचे वाला 3 एंटीपोडल सेल बन गई, बीच वाले जो थे वो पोलर न्यूक्लियाई बन गए। फाइनली ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम चैल्जल एंड कहते हैं, यानी चैल्जा वाला पोर्शन होता है। नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो माइक्रोपिलर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, और जो बीच में 2 केंद्रक आपस में फ्यूज हो रहे हैं वो पोलर न्यूक्लियाई हैं या सेंट्रल एग कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, ऊपर वाले एंटीपोडल सेल बना लेते हैं। कुल मिलाकर के यहीं से वो मेल पार्ट जो होता है, यानी मेल जो पॉलन ग्रेन होगा वो यहीं आकर के फ्यूज होंगे। एक यहाँ से फ्यूज हो जाएगा, एक एग सेल से फ्यूज होगा, इसी को हम आगे चल कर कह देंगे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा बैक करके सुन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपको एक बार फिर हम दिखा देते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसे बना है। ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, इसमें कि डिजनरेटिंग ऊपर वाली जो सिनर्जिड वाली सेल्स थी, कोशिकाएँ थी, वो डिजनरेट हो गई, ये वाली कोशिकाएँ ऊपर वाली डिजनरेट हो गई। यहाँ पे एक जाइगोट ये बन गया, किससे, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में डीएफ लेके दे रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट ऊपर वाला बन गया है। ठीक है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है। क्यों, क्योंकि एक इससे भी फ्यूज हुआ था और नीचे वाली जो एंटीपोडल सेल्स थी ये भी डिजनरेट हो गई, ये भी नष्ट हो गई, अर्थात ये पोषण देना शुरू कर देंगे। ठीक है, इन लोगों ने पोषण देना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बना और यहाँ पे ये जाइगोट बना। ठीक है, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, याद रखना। आगे देखते हैं। अब आ जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम, हम सारे डायग्राम के थ्रू चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको डायग्राम भी समझ आए। ये डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट डायग्राम्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं सेमिनल वेसिकल्स पाया जाता है, ठीक है, रेक्टम पाया जाता है, एजेक्टिकुलेट डक्ट पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, बल्बोरेथल ग्लैंड पाया जाता है, वॉस डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं
टेस्टिस होता है, इसके ऊपर एपिड्राइमस होता है, नीचे स्क्रोटम होता है। ठीक है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है, प्यूबिक बोन्स होती हैं, यूरिनरी डक्ट होती है। ठीक है, और ये पूरा पेनिस, ये पेनिस होता है पूरा। ठीक है, ये ग्लैंस प्यूबिस, आगे पेनिस के आगे वाले पोर्शन को ग्लैंस प्यूबिस कहते हैं। तो ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा, इसके बारे में क्या ही बताएं, बस डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा कुछ आपको जानकारी होगी इसके बारे में। आगे देखते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ ये वेजाइना, ठीक है, यहाँ ये एंडोमेट्रियम है, यहीं से स्पर्म अंदर की तरफ एंटर करता है। और ये आप देख सकते हैं यूटेराइन वाल है, यूटेराइन वाल, ये भी यूटेराइन वाल है, इधर ये यूटेरस है पूरा, सर्विक्स है। ठीक है, ये फेम्ब्री हैं जो कि ओवरी को कैच करे रहती हैं, पकड़े रहती है, ये भी इधर फेम्ब्री है, ओवरी को कैच करे रहती है। ठीक है, और तो कुछ बेसिक बात है नहीं, सब इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बस आप ये डायग्राम याद रखिएगा, हमारा डायग्राम दिखाने का सीधा मतलब ये, थ्योरी इसीलिए नहीं लिखी है क्योंकि आपको डायग्राम ही समझाना है, तो डायग्राम में पूरा बनाना ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम आएगा ज़रूर, ये समझ लेना। उसके बाद आप यहाँ समझ लीजिए, ये टेस्टिस का अंदर का स्ट्रक्चर है, टेस्टिस का अनुप्रस्थ काट कह सकते हैं, टेस्टिस की है, इसको आप देख सकते हैं। तो टेस्टिस का ये बस, इसका आता कुछ नहीं, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि अनुप्रस्थ काट आता है डायग्राम में, डायग्राम बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा देख के बना लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर के सेल्स जो होते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस सेल होती है, उसके बाद ट्यूनिका अल्बुजिनिया सेल होती है, स्क्रोटल कैविटी होती है, इसके अंदर ये सेल्स पाई जाते हैं। ठीक है, बाहर से स्किन होती है और कुछ नहीं। एपिडाइमस तो होता ही है, वो भी पीछे हमने बताया था। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा देख लीजिएगा, बस बाकी और कुछ नहीं है। ये क्या है, ये ममेरी ग्लैंड है, इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का श्रावण होता है। जब प्रसव के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ से मिल्क ग्लैंड सेक्रेट होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होना शुरू हो जाता है। लैटिसिफेरस डक्ट्स में होती हैं। ठीक है, एम्पुला होता है ये, और ये सारे सेल्स होते हैं जो कि फाइनली एक द्वार से बाहर की तरफ मिल्क का श्रावण करते हैं। ये डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट हैं, फिर बता दे रहे हैं, डायग्राम जरूर पढ़ लीजिएगा। स्पर्म की बात करें, ये स्पर्म मेल स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक ऊपर वाला हेड होता है, बीच वाला मिडिल पीस होता है, नीचे वाला टैल होता है। हेड की जब बात करते हैं तो हेड का सबसे ऊपर वाला भाग एक्रोसोम होता है, जो कि अंडाणु को भेदने का काम करता है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। जब कभी भी फ्यूज होता है तो ये नीचे की जो टैल होती है ये बाहर ही रह जाती है, और बाकी इसका हेड वाला पोर्शन ही अंदर जाता है। ठीक है, उसका मिडिल वाला पेज जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बेसल, और मिडिल वाले पेज से हेड के बीच में जो नेक जुड़ी रहती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा आपको पता ही होना चाहिए, प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उससे प्लेसेंटा एक नली जैसी संरचना होती है जो बच्चे को भोजन देने का काम करती है माँ के अंदर भ्रूण में। ठीक है, तो इसी को प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा मुख्यतः 5-6 प्रकार के होते हैं। डिफ्यूज होता है, कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा, डिस्क्वाइड प्लेसेंटा, डिफ्यूज, कॉटिलेडनरी, डिस्क्वाइड, जोनरी और इंटरमीडिएट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत देख लीजिए, फिर भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अब आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, यौन संचारित रोग क्या हैं। तो यौन संचारित रोग हमने आपको बताया था कि एसटीडी वायरस के द्वारा होती हैं, वो वायरस वाली, बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया वाली, या फंजाई के द्वारा होती हैं, फंजाई वाली। ठीक है, तो वायरस के द्वारा कौन कौन सी होती हैं। वायरस के द्वारा क्लेमाइडियोसिस हो जाती है, सुजाक हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ये वायरस के द्वारा नहीं है, ये बैक्टीरिया के द्वारा है। बैक्टीरिया के द्वारा क्लेमाइडियोसिस, सुजाक, सिफिलिस होता है, और वायरस के द्वारा जो होती हैं वो एड्स होता है, हेपेटाइटिस होता है, जेनिटल हर्पीज होता है, और जो फंजाई होता है, फंजाई के द्वारा जोनिस्ट संक्रमण या ट्राइकोसोमिसिस होता है, विजिनेटिस होता है, या प्यूबिक लाइस होता है। ठीक है, एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है एग्जाम में। जैसे हम क्लेमाइडियोसिस की बात करते हैं, तो क्लेमाइडियोसिस ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी सेक्स के दौरान ही ये ट्रांसमिट एक दूसरे में हो सकती है। इसका कि उद्भवन काल यानी कब एक्टिवेट हो जाती है बीमारी, तो एक हफ्ते में एक्टिवेट हो जाती है। इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण ये हैं कि जिस्म से मवाद निकलने शुरू हो जाता है, पेनिस से या गर्भाशय में, स्त्रियों के गर्भाशय में दर्द शुरू हो जाता है, और काफ़ी समय तक ऐसा कुछ रहने से बंधता हो सकती है, यानी बच्चे फिर पैदा नहीं होंगे,
मंदता रोक आ जाएगा। इसका बचाव यही है कि वैसे प्रवृत्ति वाली स्त्रियों से दूर रहें, सेक्स के दौरान कंडोम का यूज़ करें। इस प्रकार की बचाव हो सकते हैं। इसके उपचार क्या है? उपचार में ये टैबलेट है टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन या रेफेम्पेसिन, ठीक है। तो ये कुछ टैबलेट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, और ये बीमारी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। देख लीजिए, बहुत शॉर्टकट में हमने बहुत सारी बातें लिख दी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, दूसरा है सुजाक। सुजाक क्या होता है? सुजाक ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। देख लीजिए, नाइसेरिया गोनेरिया से होती है ये। इसका उद्भवन काल 2 से 10 दिन में, अर्थात 2 से 10 दिन में ये एक्टिवेट हो जाती है बीमारी बहुत कायदे से। इसके लक्षण है यूरोजेनाइटल के श्लेष्म पर जलन, अर्थात जो ऊपर की त्वचा होती है जेनाइटल पोर्शन की, तो उस पर जलन होने लगती है। इसका भी वही है, बचाव यही है कि वैश्य प्रवृत्ति से दूर रहें, सेक्स करने के दौरान बहुत सारी सावधानियां बरतें। उपचार इसका क्या है? उपचार इसका भी सेफ्ट्रियाक्सोन, एम्पेसिलिन और पेनिसिलिन, ये 3 टैबलेट्स हैं जो इसके बचाव के लिए फ़ायदेमंद हैं। आगे देखिए, अगली बीमारी है सिफिलिस। सिफिलिस किससे होती है? तो ट्रैपेनोमा पैलिडम से होती है सिफिलिस बीमारी। इसका उद्भवन काल 3 सप्ताह तक होता है। 3 सप्ताह में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। लक्षण इसके भी हैं, जननांगों पर घाव आ जाते हैं, मोट पर चकत्ते पड़ जाते हैं, बहुत कम लगती है और बुखार जैसा रहता है। इसका उपचार यही पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन दवाइयाँ यूज़ करें, और बचाव यही है कि सेक्स के दौरान सावधानियां बरतें, वैसे प्रवृत्ति वाली औरतों से सेक्स ना करें। आगे देखिए, एड्स वायरस से होने वाली बीमारी है, HIV वायरस से, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसकी पहचान क्या है? पहचान यही है, रात को पसीना आता है, योनि से रिसाव होता है, जांघों में सूजन आ जाती है। इसका ड्यूरेशन क्या है? 4 से 14 महीने तक एक्टिवेट हो जाता है बहुत कायदे से। इसका उपचार कोई टिकाऊ नहीं है। फिर भी अगर आप बात करें तो एजेटी एक टैबलेट आती है, एजिडोथाइमिडाइव, कुछ हद तक ये कारगर साबित होती है, लेकिन ये बहुत महंगी है। इसका 1 हफ्ते का डोज 15,000 का आता है, अर्थात अगर 1 साल की कोई बात करे तो 1 साल में लगभग 6 से 7 लाख रुपए तक का खर्चा होता है, इसलिए बहुत महंगी भी है और कोई विशेष फ़ायदा भी नहीं होता है। एड्स का टेस्ट एलाइजा टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है किसको एड्स है किसको नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, हेपेटाइटिस बी क्या होता है? तो ये भी HIV से 100 गुना लगभग ज़्यादा संक्रामक होती है, ठीक है। इसका उद्भवन काल 20 से 35 दिन में हो जाता है। इसकी पहचान ये थकान आएगी, जी मचलाएगा, लीवर भी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन इसके लिए टीका उपलब्ध है। उस टीके में ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होती है, जो कि अगर आप 1 से 6 महीने के अंदर 3 खुराक लगातार ले लेते हैं तो हमेशा के लिए एक्टिवेट रहता है आपके बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका, ठीक है। तो जहाँ पर आपको लगे कि हम जल्दी बोल रहे हैं, आप पॉज करके उसको कायदे से 2-3 बार रिपीट करके चीज़ें सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जेनाइटल हर्पीस क्या होता है? जेनाइटल हर्पीस की जब हम बात करते हैं तो सिंप्लेक्स विषाणु के द्वारा होता है। जनांगों पर छाला पड़ जाते हैं, मूत्र त्याग में पीड़ा होने लगती है, और वही चीज़ है इसमें भी, बचाव यही है कि सेक्स के दौरान सावधानियां बरतें, और एसाइक्लोवर दवा इसके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। आगे देखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। अब फंजाई के द्वारा कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? तो फंजाई के द्वारा कैंडिडा अल्बिकेंस द्वारा होता है ये वेजिनलिस, ठीक है। मुख्य योनि कोलन को प्रभावित करता है, योनि से दर्दनाक प्रभाव होता है इसमें, और नेस्टैटिनिन, क्लोटिमाजोल और माइकोनाजोल ट्यूब्स इसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। आगे देखते हैं, ट्राइकोसोमियासिस या वेजिनाइटिस, ये क्या होता है? ट्राइकोसोमियासिस तो इसमें किससे होता है पहले समझ लो, प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास वेजिनलिस से होता है। इसमें होता क्या है? स्त्री की योनि में यही पाया जाता है, प्रोटोजोआ जो होता है योनि में ही पाया जाता है। और इसमें होता क्या है? इस बीमारी से बदबूदार झाग जैसा योनि से निकलना शुरू हो जाती है, जलन और खुजली भी होती है इससे। और इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ फ़ायदेमंद हैं? तो आर्सेनिक, कोरियोमाइसिन या मेटोनिडाजोल टैबलेट्स इसके लिए फ़ायदेमंद हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक फाइनल हमारा रह जाता है प्यूबिक लाइस। प्यूबिक लाइस कह सकते हैं, नहीं, प्यूबिक के ऊपर बाल जो होते हैं वहाँ पे हल्के हल्के जुएँ जैसे कह सकते हो पाए जाते हैं, कीड़े छोटे छोटे। तो काहे से होते हैं ये फाइथ्रिरस प्यूबिस से होते हैं। और इसमें होता क्या है? प्यूबिक के बाल जो होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। प्यूबिक आप जानते होंगे प्यूबिक कहाँ होता है, तो जनांगों के जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे बाल उगते हैं उसे प्यूबिक कहते हैं, ठीक है। खुजली होती है बहुत ज़्यादा, इसके लिए और कुछ नहीं, बस शैम्पू वैम्पू का प्रयोग करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करें, हम आपका समाधान जल्द से जल्द निकालेंगे।
थैंक यू, धन्यवाद।